नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद परवीन राठी में आपका स्वागत है। साथियों, हम वारंट ट्रायल पे चल रहे थे, तो हमारा वारंट ट्रायल का एक पार्ट पहले आ चुका है और आज हम वारंट ट्रायल के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने भी मेरा पहला पार्ट नहीं देखा वारंट ट्रायल का, वो लोग पहला पार्ट जरूर देखें, तभी उनकी समझ में दूसरा पार्ट आ पाएगा। पहले पार्ट में हमने अध्ययन किया था सेक्शन 238 से लेके और 241 तक कि चार्ज बनने के बाद क्या कार्रवाई होती है। आज हम वारंट ट्रायल के सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे सेक्शन 242, 243 और 248, दो सिद्धि तक का अध्ययन करेंगे। साथियों, जब वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट 240 के तहत चार्ज फ्रेम करता है, जब मजिस्ट्रेट 240 के तहत वारंट ट्रायल में चार्ज फ्रेम करता है, तो अभियुक्त को यहां पे पूछा जाता है कि क्या आप चार्ज स्वीकारते हैं या चार्ज आप डिनाई करते हैं। तो यहाँ पे यदि अक्यूज चार्ज स्वीकारता है तो 241 में उसका चार्ज स्वीकारना रिकॉर्ड किया जाएगा और 248 में उसको 2 सिद्ध किया जाएगा। ये हमने वारंट ट्रायल के पहले पार्ट में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आज कि जब अक्यूज चार्ज 240 के तहत चार्ज को अस्वीकार करता है, यानी चार्ज को डिनाई करता है और अपने मामले का विचारण चाहता है, तो तब कार्रवाई यहां से जाएगी सेक्शन 242 में, सीआरपीसी सेक्शन 242। 242 बेसिकली बात करती है अभियोजन साक्ष्य यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। अभियोजन साक्ष्य सीआरपीसी के सेक्शन 242 बात करता है अभियोजन साक्ष्य यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोर्ट एविडेंस लेती है, किस तरीके से साक्षी के लिए समन जाता है। आज इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, यहाँ पे जब एक्यूज चार्ज को डिनाई करता है, यानी अपने मामले का विचारण चाहता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को यह हो सकती है कि वह धारा 242(1) के तहत अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा। यहाँ पे 242(1) के तहत अभियोजन के लिए साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा। जब एक बार अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख नियत होगा, तो यहाँ पे अभियोजन प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा कि हम इस विटनेस को बुलाना चाहते हैं, यानी इस गवाह को बुलाना चाहते हैं। तो वो आवेदन करेगा 242(2) के तहत। 242(1) में तो अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख नियत हो रही है, लेकिन फिर 200 कार्रवाई कहाँ आ जा रही, 242(2) में। तो 242(2) में बताया गया है कि अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा कि वह इस गवाह को बुलाना चाहता है और आप मजिस्ट्रेट से यह निवेदन करेगा कि इस अक्यूज्ड के लिए सम्मन या वारंट जारी करें। तो यहाँ पे अभियोजन 242(2) के तहत अभियोजन क्या करेगा, आवेदन करेगा, और 242(2) में ही क्या करेगा, मजिस्ट्रेट वारंट या सम्मन जारी करेगा साक्षी के लिए। यहाँ पे तारीख नियत हुई 242(1) में। 242(2) में अभियोजन ने आवेदन किया कि हम इस गवाह को बुलाना चाहते हैं। फिर 242(2) में ही वारंट और सम्मन जारी हुआ। अब अक्यूज्ड की तारीख नियत हुई, वारंट जारी हुआ, सम्मन प्राप्त हुआ। अब अक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर हुआ। सम्मन या वारंट प्राप्त होने के बाद कोर्ट में उपस्थित हुआ। गवाह उपस्थित हुआ, साक्षी उपस्थित हुआ। जब एक बार साक्षी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएगा, तो यहां पे 242(3) मजिस्ट्रेट पे ये ड्यूटी लाती है कि जब भी कोर्ट में या न्यायालय के समक्ष साक्षी उपस्थित होगा जिसको आपने सम्मन या वारंट जारी किया था, तो आप मजिस्ट्रेट उस दिन
उस साक्षी का सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा। 242(3) क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट उपस्थित गवाह की साक्ष्य लेगा। और साक्ष्य का इसमें सेम क्रम होगा एविडेंस एक्ट के हिसाब से कि साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। चीफ होगा, चीफ, क्रॉस, और अगर जरूरत हो तो री एग्जामिनेशन होगा। एविडेंस एक्ट के हिसाब से इसमें क्या होगा, चीफ होगा, क्रॉस होगा, और अगर जरूरत है तो री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये 3 चरणों में साक्षी की परीक्षा होगी जब साक्षी उपस्थित होगा। ये एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा तभी होती है कि जब क्रॉस में कोई नया फैक्ट आया हो तब पुनः परीक्षा हो सकती है, अन्यथा प्रैक्टिकली बहुत कम होती पुनः परीक्षा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात एक शक्ति है कि जब कोई गवाह उपस्थित हुआ और उसकी मुख्य परीक्षा हुई, कोई गवाह उपस्थित हुआ और उसकी मुख्य परीक्षा हुई, गवाह की मुख्य परीक्षा यानी चीफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट की ये शक्ति है, मजिस्ट्रेट को यह शक्ति मिलती है कि जिस गवाह की मुख्य परीक्षा हुई उस गवाह का चीफ रोक दे, यानी उस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन रोक सकता है। यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट की शक्ति है। ये 242(2) का प्रोविजो है, 242 का प्रोविजो है कि मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देता है कि जिस दिन गवाह की मुख्य परीक्षा हुई उस दिन गवाह का चीफ रोक दे। ये चीफ रोकना एक बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि चीफ क्यों रोका जाए। कई बार क्या होता था कि कोई एक मामला है जिसमें 5 गवाह हैं, पहला गवाह आया, उसका चीफ हुआ, क्रॉस हुआ और री एग्जाम हुआ एविडेंस एक्ट के हिसाब से। दूसरा गवाह आया, उसका भी चीफ हुआ और क्रॉस हुआ और री एग्जाम हुआ। तो यहाँ पे क्या समस्या आती थी कि जब गवाह आए और डिफेंस ने उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो डिफेंस के पर्सन खुले, फर्स्ट गवाह के जो प्रथम गवाह है उसके सामने डिफेंस के पर्सन खुले, यानी उनका जो डिफेंस था वो खुलता जा रहा था धीरे धीरे। तो इस चीज के उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था कि डिफेंस की अपनी स्टोरी भी बची रहे, कि ताकि वो, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने पहले गवाह से चीफ किया है तो दूसरा गवाह पहले गवाह का चीफ क्रॉस पढ़ के अपने अनुसार सवालों का जवाब दे सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी है कि जब तक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी है कि वो किसी गवाह का क्रॉस रोक सकता है। यहाँ पे अपने डिफेंस की स्टोरी भी बची रहेगी, उनके डिफेंस के पर्सन भी बची रहेंगे, अक्यूज्ड को भी प्रतिरक्षा का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई थी कि वो किसी गवाह का क्रॉस रोक सके। लेकिन वर्तमान में इसका लिंगर ऑन दुरुपयोग बहुत होने लग गया था। तो यहाँ पे अब वर्तमान में ये स्थिति है कि कोर्टें चाहती हैं, बार बार उच्च न्यायालय ने भी अपने दिशा निर्देश में कहा है कि जिस दिन गवाह आया है उसी दिन ही उसका क्रॉस हो, संभवतः उसी दिन उसका क्रॉस होना चाहिए। वर्तमान में ये स्थिति है। तो एक प्रोविजन था इसका जो बड़े उच्च उद्देश्य के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हुआ। तो साथियों, ये हमने पढ़ा कि गवाह की यहाँ पे मजिस्ट्रेट की शक्ति थी, उन्हें क्रॉस रोका। ये क्रॉस किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जब यहाँ पे अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, अभियोजन साक्ष्य चल रहा है, एक गवाह है, 2 आए, जितने अभियोजन के 3, 4, 5 जितने गवाह हैं, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस समाप्त होगा तो उसके बाद कार्रवाई जाएगी 314 में सीआरपीसी। यहाँ पे 314 सीआरपीसी बताती है कि मुकदमे का कोई भी पक्षकार जब अपनी एविडेंस समाप्ति के बाद एक संक्षिप्त बहस कर सकता है। आमतौर पे होता नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली होता नहीं है ये चीजें सब। प्रैक्टिकली ये बहस होती है डिफेंस एविडेंस के बाद, लेकिन जो प्रोसेस बताया गया है कि अभियोजन साक्ष्य होने के बाद अभियोजन 314 के तहत एक संक्षिप्त बहस कर सकते हैं और अपनी बहस करने के बाद वो अपना एविडेंस समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभियोजन 242 में ही अपना साक्ष्य समाप्त कर देगा।
जब एक बार हम यहाँ पे अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हुई, अब कार्रवाई कहाँ जाएगी साथियों? अब जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुई तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद कार्रवाई जाएगी 313 1B सीआरपीसी। 313 1B की परीक्षा तब होती है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस समाप्त होता है। तो अब कार्रवाई यहां जाएगी, 313 1B की परीक्षा होगी। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस इसका मुख्य उद्देश्य एक चीज था कि 313 1B की परीक्षा क्यों होगी। ये परीक्षा इसलिए होगी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अक्यूज्ड को बताया जाए कि उसके खिलाफ ये एविडेंस हैं, ये इन लोगों ने ये बोला है, ये माने जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है वो अक्यूज्ड को बताने का उसमें उद्देश्य था। तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया 313 1B का, कि यहाँ पे अक्यूज्ड अपनी बात रख सके कि जो उसके खिलाफ एविडेंस आए हैं उनको कोर्ट का कर्तव्य है कि वो उसको बताए, 313 1B में बताए कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आए हैं। जैसा भी अक्यूज समझता है वो इन चीजों का जवाब देगा प्रश्न उत्तर में। जब कई बार क्या होता था कि कई बार नहीं, प्रैक्टिकली आमतौर पर यही होता है कि कोर्ट कुछ नियमित सवाल बना के ले आती है 313 के लिए, और अक्यूज इसमें और चीजें बताना चाहता है। कोर्ट तो लिमिटेड सवाल यही 4 सवाल यही 4 सवाल के उत्तर दे दिए, और अक्यूज यहाँ पे और चीजें बताना चाहता था क्योंकि कोर्ट ने तो लिमिटेड पूछ दिया, उसे 4 सवाल पूछे और 313 बंद कर दी। वो और चीजें बताना चाहता है कोर्ट को। तो उसके लिए 2009 में एक संशोधन हुआ, 2009 में एक संशोधन हुआ 313 की उपधारा 5। 2009 में एक संशोधन हुआ 313 की उपधारा 5 में बताया गया कि यहाँ पे अक्यूज्ड के पास यहाँ पे ऑप्शन है, विकल्प है कि वो अपना एक लिखित कथन तैयार करके और न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दे। ये संशोधन हुआ क्योंकि 313 1B में कोर्ट लिमिटेड सवाल पूछती थी, तो उसी को अक्यूज को और चीजें भी बतानी होती थी। तो उसके लिए ये 2009 में संशोधन हुआ कि वह 313 की उपधारा 5 के तहत एक लिखित कथन कोर्ट में दे, और कोर्ट का कर्तव्य है कि जो अक्यूज ने वो लिखित कथन दिया है उसे फाइल पर रिकॉर्ड करे। ये कर्तव्य कोर्ट पे लाती है 313 की उपधारा 5। यहाँ पे अब 313 की परीक्षा हुई, 313 की परीक्षा हुई। अब कार्रवाई कहाँ जाएगी? अब जब एक बार 313 की परीक्षा होगी, परीक्षा हो गई, अब यहाँ पे कार्रवाई जाएगी, यहाँ पे अब कार्रवाई जाएगी डिफेंस एविडेंस में, यानी प्रतिरक्षा साक्ष्य में। और डिफेंस एविडेंस का प्रावधान करती है धारा 243 सीआरपीसी। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस एविडेंस में जाएगी 243 में। थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ, 242 में हमने पढ़ा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, तो वहां पे हम एक चीज भूल गए थे कि एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। ये चीजें मैं बता दूं कि एविडेंस इस तरीके से रिकॉर्ड होगी, ये बता रखा हमें धारा 275 में। धारा 275 प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब वारंट मामले चलेंगे तो एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होगी। तो इसमें 3 चीजें बताई गई हैं, या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा, या मजिस्ट्रेट बोलकर खुले न्यायालय में लिखाएगा, या कोर्ट के किसी कर्मचारी के द्वारा लिखा जाएगा। लेकिन जब कोर्ट के किसी कर्मचारी के द्वारा लिखा जाएगा तो यहाँ पे दिशा निर्देश मजिस्ट्रेट का होगा। कोर्ट का कर्मचारी स्वयं नहीं लिख सकता है, लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे दिशा निर्देश और ऑब्जर्वेशन मजिस्ट्रेट का होगा। तो इस तरीके से ये एविडेंस रिकॉर्ड होगी। ये बताता है धारा 275 की वारंट मामलों में एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। ये हम चीज भूल गए थे साथियों। अब हमने बात की कि धारा 243 में डिफेंस एविडेंस किस तरीके से होगी। तो डिफेंस एविडेंस में यहाँ जब प्रतिरक्षा साक्ष्य 243 के तहत आरंभ होगा तो यहाँ पे अक्यूज्ड को
243(1) 243(1) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा कि साहब मैं इन गवाहों को बुलाना चाहता हूँ, इन साक्षियों को बुलाना चाहता हूँ, आप इनका वारंट और सम्मन जारी कर दिए। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे वारंट और सम्मन जारी करेगा। फिर इनका भी वही होगा, चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन। इनका भी एविडेंस एक्ट के हिसाब से होगा, चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन होगा। 243 जब 200 प्रतिरक्षा साक्ष्य आरंभ होगा तो इनका भी चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन होगा। री एग्जामिनेशन तभी होगा जब जरूरत हो, अन्यथा री एग्जामिनेशन होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो चीफ और क्रॉस होगा। क्रॉस इनसे प्रोसिक्यूशन करेगा क्योंकि ये डिफेंस एविडेंस है। तो इनका भी साक्ष्य रिकॉर्ड उसी तरीके से होगा जो हमने बताया कि 275 में कैसे रिकॉर्ड होना है, वो हमने बताया। जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होती है वैसे इनका भी साक्ष्य रिकॉर्ड होगा। साथियों, कई बार लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अक्यूज्ड क्या अपने मामले में खुद गवाह हो सकता है? तो हाँ, अक्यूज्ड अपने मामले में 315 के तहत गवाह हो सकता है। 315 के तहत। अब जब यहाँ पे प्रतिरक्षा साक्ष्य चल रहा है 243 के तहत, तो यहाँ पे अक्यूज्ड भी अगर अपने मामले में गवाह बनना चाह रहा है तो वो 315 के तहत गवाह बनेगा। अब जब वो 315 के तहत गवाह बनेगा अक्यूज्ड, तो उससे भी तीन चीजें होंगी, चीफ होगा उसका, और क्रॉस होगा, और री एग्जाम होगा। ये तीन चीजें होंगी। तो यहाँ पे अक्यूज्ड को कई बार ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे गवाह बना तो उससे क्रॉस होगा, क्रॉस में उससे कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उसके खिलाफ हो। तो यहाँ पे अक्यूज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है अपने उसमें गवाह बनना। तो यहाँ पे उस पर विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पे डिफेंस एविडेंस में अक्यूज के खिलाफ विकल्प दिया हुआ है कि वो एक लिखित कथन तैयार करे। एक लिखित कथन तैयार करे, बिना गवाह बने, बिना साक्षी बने लिखित कथन तैयार करे और कोर्ट में उस लिखित कथन को फाइल कर दे। यहाँ पे ना उससे क्रॉस होगा ना और एग्जाम होगा, क्योंकि ये प्रावधान केवल इसलिए बनाया गया है कि अक्यूज्ड कोर्ट को चीजें बताए। यहाँ पे ना वो गवाह के रूप में नहीं आ रहा, वो साक्षी के रूप में नहीं आ रहा, 315 के तहत नहीं आ रहा है, वो केवल 243 के तहत एक लिखित कथन तैयार करेगा। और कोर्ट का यहाँ पे कर्तव्य है कि वो उस लिखित कथन को उस लिखित कथन को रिकॉर्ड पे लेगा, मैंने फाइल पे लेगा, और जब कोर्ट को वो कुछ चीजें समझनी हो मुकदमे तो उसका लिखित कथन तैयार कर ले। यहाँ पे अब अक्यूज्ड ने अपने साक्षी प्रस्तुत किए। अब अक्यूज्ड की यहाँ पे 243 के तहत जो साक्ष्य थे वो समाप्त हुए। अब कार्रवाई जाएगी 243 से 314 में। यहाँ पे फाइनल बहस होगी अभियोजन और डिफेंस की। जब फाइनल बहस 314 के तहत होगी, वैसे प्रैक्टिकली ये होता है, प्रैक्टिकली ऐसी होता है कि 242 के बाद 243, 243 के बाद 313, सॉरी 242 के बाद 313, 313 के बाद 243, 243 के बाद 314 फाइनल बहस। जब फाइनल बहस होगी तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे अभियोजन पक्ष को और डिफेंस पक्ष को दोनों को सुनेगा, और सुनने के बाद जब दोनों की फाइनल बहस हो जाएगी तो तब कार्रवाई जाएगी 248 में। 248 बताती दोष सिद्धि और दोष मुक्ति। प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस 313, 314 की बहस सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप सही साबित हुए हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी साबित करने में सफल रहा है, तो उसे लगता है कि अपराध हुआ है, तो वो उसे 248 के तहत दोष सिद्ध करेगा। वारंट मामले की बात हो रही है यहाँ पे, 248 के तहत दोष सिद्ध करेगा। यहाँ पे जब दोष सिद्ध करेगा तो दोष सिद्ध में भी दो ऑप्शन है उसके पास।
जब दोष सिद्ध करेगा तो कई बार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जितना दंड इसे मिलना चाहिए उतना दंड देने में मैं असमर्थ हूं। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह 325 के तहत फाइल को सीजीएम के पास ट्रांसफर कर दे और सीजीएम साहब यहाँ पे सजा सुनाएंगे। और ये तो वो यहाँ पे सजा सुना सकता है यदि वो समर्थ है उतनी सजा देने में। तो यदि यहाँ पे 248 के तहत दोष सिद्ध किया तो उसको सजा के पर्सन पे सुनना अनिवार्य है। बिना सजा के पर्सन पे सुने आप उसे दंड नहीं दे सकते, क्योंकि सजा के पर्सन पे सुनना अनिवार्य है। ये हमने 248 में दोष सिद्धि की बात की। यदि पूरा ट्रायल होने के बाद यदि उसे लगता है कि कोई एविडेंस है नहीं और कोई आधार बनता नहीं है, ग्राउंडलेस आधार है दोष सिद्ध करने के, तो वो 248 के तहत क्या कर देगा, दोष मुक्ति कर देगा। तो 248 के तहत दोष मुक्ति कर देगा। ये हमने वारंट ट्रायल पढ़ा। वारंट ट्रायल कहां से स्टार्ट हुआ, 238 से स्टार्ट हुआ, 243 तक हुआ और 248 में दोष सिद्धि हुई। 238 जिन लोगों ने मेरा वारंट ट्रायल का पहला वीडियो नहीं देखा उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग जरूर पहला वीडियो देखें, तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। कि ये देखा हमने जाना कि किस तरीके से वारंट ट्रायल होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।